भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मौजूदा जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई, जबकि चीन जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। 1950 के बाद से पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। चीन को पछाड़ते हुए भारत अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की बुधवार को जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 फीट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन यानी 142.86 करोड़ हो गई है। वहीं चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन यानी 142.57 करोड़ है। दोनों देशों की आबादी में सिर्फ 29 लाख का अंतर है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 68% जनसंख्या 15 to 64 आयु वर्ग में है, जबकि 65 से ऊपर के लोग सिर्फ 7% हैं। जीवन प्रत्याशा के मामले में चीन का प्रदर्शन भारत से बेहतरीन है, जो महिलाओं के मामले में 82 और पुरुषों के मामले में 76 साल है। वहीं भारत के लिए यह आंकड़ा 74 और 71 है। इससे पहले साल 2022 में ही संयुक्त राष्ट्र ने अंदाजा लगाया था कि अगले साल भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था कि साल 2023 में 14 अप्रैल को भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। UN के मुताबिक 15 अप्रैल को भारत की आबादी 1,42,47,75,850 होने का अनुमान है। सवाल ये है कि क्या इतनी विशाल आबादी फायदे की बात है? फायदा है, और ऐसा भारत की एक खासियत की वजह से है। ये खासियत है नौजवानों और कामकाज करने लायक लोगों की बड़ी तादाद। चीन इस मामले में भारत से पिछड़ रहा है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के लिए वरदान जैसा है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए भारत के पास बहुत कम समय बचा है। जब आबादी में कामकाज करने लायक लोगों की संख्या बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा हो जाती है और इसके चलते तेज आर्थिक तरक्की की संभावना बनती है, तो इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। मोटे तौर पर 15 से 64 साल की उम्र ऐसी होती है जब लोग कामकाज के लिए फिट होते हैं। अनुमान है कि अब से लेकर साल 2050 के बीच दुनिया में कामकाजी उम्र वाले लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी, उसमें हर छठा आदमी भारत का होगा। भारत में मीडियन एज 29 है, यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा 29 साल से कम उम्र का है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA के मुताबिक भारत में 68% लोग 15 से 64 साल तक की उम्र के हैं। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि भारत में 27% लोगों की उम्र 15 से 29 साल के बीच है। 10 साल के बच्चों से लेकर 19 साल तक के किशोरों की तादाद भारत में 25 करोड़ से अधिक है। इस आयु वर्ग के इतने लोग दुनिया में किसी भी दूसरे देश में नहीं हैं। दूसरी ओर चीन बूढ़ा होने की राह पर है। अभी चीन की मीडियन एज 39 साल है। साल 2050 तक उसकी मीडियन एज 51 हो जाएगी। युवा आबादी के दम पर तरक्की करने वाले अधिकतर देश अब बुढ़ाने की राह पर हैं। ब्राजील और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और जापान जैसे देशों में मीडियन एज 34 साल से 49 साल तक की है। UNFPA का अनुमान है कि अगले करीब 15 वर्षों तक भारत में नौजवानों की तादाद बढ़ती रहेगी। उसके बाद इसमें गिरावट आने लगेगी। सरकारी रिपोर्ट यूथ इन इंडिया के अनुसार देश में युवाओं की यानी 15 से 30 साल तक के लोगों की संख्या साल 2026 में लगभग 37 करोड़ और साल 2036 में 35 करोड़ के आसपास होगी। भारत हाल में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। चीन की इकोनॉमी अभी भारत से करीब 6 गुनी बड़ी है, लेकिन चीन में कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या घटने सहित कई दिक्कतें उभर रही हैं। ऐसे में आने वाले दशकों में अपने नौजवानों के दम पर भारत उसे पीछे छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब बच्चों को सस्ती और अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिले। तभी उन्हें कामकाज के लिए तैयार नौजवान के रूप में तराशा जा सकेगा।
भारत को इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी बनाने होंगे। लेकिन अभी भारत में आधे से कम ही वयस्क लोग लेबर फोर्स में हैं। चीन बूढ़ा होने की राह पर है, लेकिन फिलहाल वहां 2/3 वयस्क आबादी लेबर फोर्स में शामिल है। भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR लगभग 45% है। चीन में आंकड़ा 68% का है। यहाँ तक कि वियतनाम में ये रेट 74% और मलेशिया में 65% है। भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। एक बड़ा मसला एजुकेशन और स्किल का भी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि साल 2030 तक भारत में 47% ऐसे नौजवान होंगे जिनके पास रोजगार पाने लायक एजुकेशन और स्किल नहीं होगी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के टॉप 200 संस्थानों में भारत के कुल 7 संस्थान ही हैं। सरकारी संस्थानों की नाकाफी संख्या के बीच शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, इसे मेडिकल की पढ़ाई पर आने वाले खर्च से समझा जा सकता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5 साल के MBBS कोर्स की फीस आमतौर पर 1 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन मुश्किल ये है कि इन कॉलेजों में सीटें 40,000 के आसपास ही हैं। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सालाना फीस 18 से 30 लाख रुपए तक की है। सरकार का फोकस डिजिटल एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे क्षेत्रों पर है। लेकिन शिक्षा के लिए ओवरऑल बजट की बात आती है तो मामला फीका लगने लगता है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने एजुकेशन के लिए 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ये करीब 12% अधिक था। लेकिन पेच ये है कि पिछले वित्त वर्ष में एजुकेशन बजट 6% घटा दिया गया था। उस घटे लेवल से 12% का इजाफा किया गया। इस तरह कुल इजाफा महज 11,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। शिक्षा की बात आती है तो कहा जाता है कि एजुकेशन पर सरकारी खर्च GDP के कम से कम 6% पर होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया है। मौजूदा वित्त वर्ष में भी एलोकेशन GDP के लगभग 3% पर ही रहा। अगर शिक्षा पर सरकारी खर्च GDP के 6% पर ले जाना होता तो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में एजुकेशन बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए था। नए साल में भारत आबादी के मामले में एक अहम पड़ाव पर पहुंचेगा। बड़ा सवाल ये है कि नए साल में भारत क्या अपने बच्चों और नौजवानों को पढ़ाने लिखाने और उन्हें रोजगार के मौके देने के लिए जरूरी इंतजाम करेगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी करीब 68% आबादी 15 से 64 साल की उम्र के दायरे में है, लेकिन भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली राह पर साल 2055-56 तक ही रहेगा। यानी इस वरदान का फायदा उठाने के लिए अब मुश्किल से 3 दशक बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी बजट ऐसा होगा जिससे अगले 25 वर्षों के लिए तरक्की का आधार बनेगा। सवाल ये है कि क्या उसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जरूरी फोकस भी होगा? क्या उसमें हर साल वर्कफोर्स में जुड़ने वाले 2 करोड़ से ज्यादा हाथों को रोजगार देने का इंतजाम होगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।